हेलो फ्रेंड्स, आज अपन वन शॉट देखेंगे चैप्टर 5 क्लास 10th लाइफ प्रोसेस का। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है? एज ए ह्यूमन बीइंग, आप एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में क्या क्या देखते हो? एक तो उसकी ग्रोथ देखते हो। ठीक है, जब वो चाइल्ड होता है उसकी हाइट अलग होती है, एडल्ट में उसकी हाइट अलग होती है। लोकोमोशन देखते हो, अपन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इन सब के लिए, चाहे वो हाइट हो चाहे लोकोमोशन हो, इन सब के लिए हमें चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? हमें एनर्जी। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? बाहर से मिलती है, फूड से मिलती है। ठीक है, तो देखो यही लिखा है, जो लाइफ प्रोसेस है, इवेंट्स लाइक ग्रोथ और लोकोमोशन एक्सेट्रा, ये जो इवेंट्स होते हैं नीड्स एनर्जी। इन सब इवेंट्स के लिए हमें चाहिए होता है एनर्जी। मतलब लाइफ के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए है। और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से मिलती है। क्या मिलती है? फूड से मिलती है। ठीक है, अब हमारे पास पहला जो लाइफ प्रोसेस होता है वो होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब होता है किस तरीके से हम वो फूड लेते हैं, फिर उस फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। डाइजेस्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि फूड एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो फूड में प्रेजेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। उनको ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर सब्सटेंस में, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड में। तो पहले डाइजेस्ट करते हैं, फिर रिस्पिरेशन होता है जिससे ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और फिर उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है। तो इन टोटल इन सबको बोला जाता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें अपन किस तरीके से फूड को लेते हैं, द वे ऑफ टेकिंग फूड इन, डाइजेस्ट इट एंड यूज इट्स एनर्जी। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? इस लाइफ प्रोसेस क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? खुद खाना बनाते हैं। ठीक है, कैसे खाना बनाते हैं? इस प्रोसेस बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो होता क्या? सबसे पहले जो क्लोरोफिल होता है सनलाइट को कैप्चर करता है, और जो सनलाइट होती है वो पानी को ब्रेक करती है H2O2 में। पानी कैसे आता है? रूट की हेल्प से आता है, सॉइल से रूट, रूट से लीफ आता है। और फिर CO2 है जो अभी ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है लीफ की बाहर स्टोमेटा के थ्रू। अब एयर में मौजूद जो CO2 गैस है वो लीफ में वापस आती है। ठीक है, लीफ में आती है स्टोमेटा के थ्रू, और वहां पहले से H2 प्रेजेंट है। तो रिडक्शन मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन। तो H2 और CO2 मिलकर क्या बना लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं या ग्लूकोज बना लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या है? CO2 और वाटर कंबाइन करते हैं किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, और हमें देते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो एक तो ये तरीका हो गया ऑटोट्रॉपिक, किस तरह खाना बनता है। एक हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक मतलब जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफाइट्स और पैरासिटिक। होलोजोइक क्या होते हैं? अपन लोग होते हैं होलोजोइक, अपन फूड को अंदर लेते हैं और हमारे अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है वो फूड को ब्रेक करते हैं। लेकिन सैप्रोफाइट में ऐसा नहीं होता। सैप्रोफाइट अपना एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर निकालते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे फूड है तो वो अपना एंजाइम यहाँ पे निकालेंगे। ये एंजाइम जो निकाला गया है तो ये फूड को डाइजेस्ट करेगा और फिर डाइजेस्ट फूड को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जब डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है, कैसे होता है? एंजाइम बाहर फेंका जाता है, फूड पे फेंका जाता है, तो इसको होते हैं सैप्रोफाइट्स। पैरासिट के पास खुद का कुछ एंजाइम्स नहीं होता, वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे कोई ह्यूमन बीइंग के अंदर टेप वर्म आ गया तो टेप वर्म करेगा, उसको ब्लड सक करेगा, क्योंकि हमने कोई भी फूड खाया उसमें हमने अपने एंजाइम्स की हेल्प से उसको डाइजेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ा, अब वो ग्लूकोज ब्लड में चला गया तो वो टेप वर्म डायरेक्ट ब्लड लेके डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लेगा। उसका एंजाइम तो है नहीं कि वो कुछ भी ब्रेक कर सके कॉम्प्लेक्स चीज़। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं पैरासिटिक, उनके पास कोई एंजाइम नहीं होता, वो एब्जॉर्ब करते हैं दूसरे का डाइजेस्टेड फूड। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो पहला हमारा लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब किस तरीके से फूड को लिया जाए। ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या होती है? जो भी हम देखते हैं एक पर्सन के लाइफ में इवेंट्स जैसे ग्रोथ, लोकोमोशन, उन सब के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और ये एनर्जी हमें जो मिलती है वो किससे मिलती है? फूड से मिलती है। इसको एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। न्यूट्रिशन मतलब होता है किस तरीकों से हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। पहला जैसे एग्जांपल मदर का एग्जांपल लेते हैं। जो मदर होती हैं वो खाना खुद बनाती हैं, ठीक है, तो वो आ गई ऑटोट्रॉपिक में। ठीक है, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, खुद खाना बना लेते हैं किचन में। लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो मदर पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या हो गया? हेटरोट्रॉपिक हो गए। ठीक है, वो डिपेंड कर रहे हैं मदर पे खाने के लिए, तो वो क्या हो गया? हमारे हेटरोट्रॉपिक हो गया। लेकिन हेटरोट्रॉपिक में तीन कैटेगरी है, एक तो होलोजोइक हो गए, एक हो गया हमारे सैप्रोफाइट्स हो गए, एक हो गया पैरासिटिक हो गए। तो एक तरीका ये हो गया कि
आप जब लंच ले जाते हो, स्कूल में ले जाते हो, तो पहले से आप जब लंच का वक्त आता है, इंटरवल आता है, तो लंच आपको खाली मिलता है, मतलब आपके फ्रेंड ने वो फूड खा लिया है, अब उसकी मदर ने तो प्रिपेयर नहीं किया था, आपकी मदर ने प्रिपेयर किया था, तो उन्हें बना बनाया फूड क्या कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स क्या हुए, पैरासिटिक, और आप क्या हुए, होस्ट हुए। तो ये तरीके हो गए ना खाना अंदर लेने के, ठीक है। एक तो खुद बना के, एक तो दूसरा जो बनाया है उसके द्वारा फूड को लेना, और तीसरा जो दूसरा बनाया है, ठीक है, जैसे फ्रेंड्स पैरासिटिक, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड लेना, ठीक है। तो इन तरीकों को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन, ठीक है। अब अपन आते हैं सेकेंड लाइफ प्रोसेस में, जो कि है डाइजेशन। इसके पहले अपन दो एक्टिविटीज कवर करते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में एक्टिविटीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। दो एक्टिविटीज अपन सीख रहे हैं। सबसे पहले जो एक्टिविटी है वो क्या है, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल क्या होता है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये हमारी पहली एक्टिविटी है, ठीक है। और दूसरी एक्टिविटी हमारी क्या है, CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरी क्या एक्टिविटी है, CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कैसे प्रूफ करेंगे, दोनों के लिए हमें कॉमन चीजें करनी है। टेक पॉटेड प्लांट, एक प्लांट लेना है, गमले वाला प्लांट लेना है, उसको 3 दिन तक अंधेरे में रखना है, जिससे इसका जो भी स्टार्च है वो यूज अप हो सके, और फिर हम उसको सनलाइट में रखेंगे 6 घंटे के लिए, कि एकदम फ्रेश स्टार्च बन सके। क्लोरोफिल को ट्रेस करने के लिए हमें एक वेरीजेटेड लीफ लेनी पड़ती है। वेरीजेटेड लीफ क्या होती है, जिसमें 2-3 कलर होते हैं, आपने देखा होगा कुछ पत्तियां होती है, इसमें ग्रीन भी होता है, रेड भी होता है, उनको होते हैं वेरीजेटेड लीव्स। फिर क्या करना है, एक पॉइंट मिस हो गया है, वेरीजेटेड लीफ को ट्रेस करना है। क्या करना है, ट्रेस। ट्रेस कैसे करेंगे, ट्रेसिंग पेपर लेंगे और ट्रेस करेंगे कहाँ कहाँ ग्रीन पार्ट था और कहाँ कहाँ रेड पार्ट था, ठीक है। मान के चलते हैं 2 कलर थे, रेड और ग्रीन थे। फिर उसको पुट करेंगे हम बॉइलिंग वाटर में। जब उस पत्ती को बॉइलिंग वाटर में पुट करेंगे तो उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जब तक रप्चर नहीं होगा कोई चीज़ इंटर नहीं करेगी। जो जैसे ही बॉइलिंग वाटर में पुट करेंगे सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा। फिर उसको हम अल्कोहल में डालेंगे, तो अल्कोहल में डालने के बाद वो क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा, पूरा उसका कलर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। फिर उसमें हम पुट करेंगे आयोडीन सोल्यूशन पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन। तो हम देखेंगे कि डीकलराइज के बाद वो ब्लू ब्लैक वहीं होता है जहां पे क्या था, ग्रीन पार्ट था। कैसे पता चला कि वहां ग्रीन पार्ट था, हम पहले से क्या कर चुके हैं, उसको ट्रेस कर चुके हैं। इससे ये शो होता है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोफिल ही मतलब होता है ग्रीन पार्ट, तो ग्रीन पार्ट ने ही ग्लूकोज बनाया, तो क्लोरोफिल ही ग्लूकोज बनाता है, कोई और पार्ट नहीं बनाता है। फिर CO2 इज नेसेसरी, इसके लिए हम 2 बेल जार ले रहे हैं, ठीक है, जार ले रहे हैं। एक जार में हम KOH सोल्यूशन पुट कर रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। फिर दोनों बेल जार की पत्तियां लेते हैं और आयोडीन सोल्यूशन में पुट करते हैं, ठीक है। उनमें से एक पत्ती ब्लू ब्लैक हो जाती है जिसमें KOH सोल्यूशन नहीं पड़ा था। इसका मतलब जिसमें KOH सोल्यूशन पड़ा था उसने CO2 ले लिया, CO2 लेने की वजह से, एब्जॉर्ब करने की वजह से प्लांट को CO2 नहीं मिला। जब प्लांट को CO2 नहीं मिला तो उसने ग्लूकोज नहीं बनाया, और जब ग्लूकोज नहीं बनाया तो आयोडीन सोल्यूशन उस पर एक्ट ही नहीं कर पाया, वो ब्लू ब्लैक नहीं हो पाया, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमको समझ में आता है कि CO2 क्या है, बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। आगे बात समझ में आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अब अपन नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस पे पढ़ेंगे, वो है हमारा डाइजेशन। सेकेंड लाइफ प्रोसेस हमारा होता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। मैंने पहले बोल चुका, सेल हमारे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट। कोई भी फूड हम खाएं उसमें 3 चीज़ें रहती है, लेकिन इनको ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर सब्सटेंस में। कौन करता है, एंजाइम्स करते हैं। तो एंजाइम की हेल्प से जब फूड ब्रेक डाउन होता है सिंपलर चीज़ों में, उसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन। तो सबसे पहले हम लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल, वो है अमीबा। तो अमीबा में क्या होता है, डाइजेशन अमीबा में, अमीबा एक सिंगल सेल है, वो अपने सूडोपोडिया की हेल्प से फूड की तरफ जाता है और फिर फूड को कैप्चर करता है, फूड चला जाता है फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल में एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम इस फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट। और अनडाइजेस्ट फूड क्या होता है, एक्सपेल्ड आउट। वही लिखा है, इट इज अ सिंगल सेल, इट कंटेन फूड वैक्यूल इन विच एंजाइम्स आर प्रेजेंट, दे डाइजेस्ट द फूड, दे मूव टूवर्ड्स द फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। तो ठीक है, तो फूड की तरफ किसकी हेल्प से जाते हैं, सूडोपोडिया की हेल्प से फूड की तरफ जाते हैं। फिर क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं, कहाँ रखते हैं, फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल में क्या पड़ा होता है, फूड वैक्यूल में पड़ा होता है हमारा एंजाइम्स, और एंजाइम्स क्या करता है, इसको डाइजेस्ट करता है। और जो अनडाइजेस्टेड चीज होती है वो क्या हो जाती है, एक्सपेल्ड आउट हो जाती है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल, और जैसा आप देख रहे हैं आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डाइजेस्टिव सिस्टम।
तो आप कुछ पार्ट्स देख रहे हैं, कुछ कुछ के नाम दिए गए, जैसे ये जो कॉइल ट्यूब है उसका नाम दिया गया ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो होता है वो किसका पार्ट होता है? वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारा ये हिस्सा होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। और ये भी जो कॉइल ट्यूब है आप जो देख रहे हैं ये भी हमारा क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी हमारा क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसको तो आप समझ गए होंगे, ये क्या हमारा स्टमक है। ठीक है, ये हमारा स्टमक हो गया। और ये जो है आप देख रहे हैं ये क्या हमारा? लीवर है। ये क्या हमारा? लीवर। ठीक है, ये हमारा क्या है? लीवर है। और ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है ये गॉल ब्लैडर है। ये क्या है? गॉल ब्लैडर। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है हमारा? क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ये हमारा जो है वो है फूड पाइप। ठीक है, तो नंबरिंग कर देते हैं लेबलिंग के लिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और इसके ऊपर जो आता है वो आता है बक्कल कैविटी। क्या आता है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या क्या आ जाते हैं? बक्कल कैविटी में अपना माउथ आता है। माउथ में क्या आ जाते हैं? टीथ आ जाता है, और क्या आ जाता है? टंग आ जाता है ना। माउथ में टीथ और क्या आ जाता है? टंग आ जाता है। ठीक है, और इसमें क्या प्रोड्यूस होता है? सलाइवा। क्या प्रोड्यूस होता है? सलाइवा। ठीक है, तो इतने मेन पार्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो नंबरिंग कर देते हैं। पहला होता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी आप नाम याद रखना, जिसमें माउथ आता है, माउथ में टीथ, टंग और सलाइवा आ जाएगा। सेकंड हमारा रहता है फूड पाइप, या इसी को बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस बोला जाता है। फिर थर्ड हमारा रहता है स्टमक। फोर्थ हमारा रहता है लिवर। फिफ्थ रहता है पैंक्रियास। सिक्स्थ रहता है गॉल ब्लैडर। सेवेंथ रहता है ड्यूडेनम। एट रहता है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये रहता है नाइन्थ एनस। ठीक है, ये रहता है एनस या रेक्टम। यहां पे क्या रहता है? रेक्टम भी रहता है। क्या रहता है? रेक्टम। ठीक है, तो ये मेन पार्ट्स हैं, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। ओके, अब अपन देखते हैं ये वर्क कैसे करता है, क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ, पहले आप इसका एक वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और डायग्राम बनाने को भी आ सकता है, लेबलिंग भी आ सकता है। इससे मैंने ये डायग्राम बनाया है। अब इसकी वर्किंग समझते हैं। तो पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, फिर लिखवा दूंगा। ठीक है, तो होता क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम? मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। हम तीन चीज की बात करेंगे। हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। किसकी बात करेंगे? कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। हम बात करेंगे प्रोटीन की, और हम बात करेंगे फैट की। हम तीन चीज की बात करेंगे। ये कोई भी हम फूड खाते हैं तो ये तीन चीज होती है। क्या क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स चीजें, ये कॉम्प्लेक्स चीज हमारा सेल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? इन कॉम्प्लेक्स चीजों को क्या करता है? सिंप्लीफाई करता है, तोड़ता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को वो ग्लूकोज में तोड़ देगा, प्रोटीन को वो अमीनो एसिड में तोड़ देगा, और फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देगा। ठीक है, तो ये कैसे तोड़ता है, क्या क्या रहता है, ये अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं, जैसे बकल कैविटी का पहले अपन डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे फूड पाइप में क्या होता है, फिर लीवर का देखेंगे, और पैंक्रियास का, लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है, और फिर रेक्टम का देखेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। नॉर्मली जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च, और जो स्टार्च होता है वो पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स चीज है, इसको कैसे टूटता है? तो सबसे पहले बकल कैविटी की बात करते हैं। तो बकल कैविटी में क्या पाया जाता है? सलाइवरी
सलाइवेरी ग्लैंड पाया जाता है। ये बच्चा सलाइवरी ग्लैंड क्या पैदा करता है? सलाइवा पैदा करता है। क्या पैदा करता है? सलाइवा। ठीक है, सलाइवा में क्या होता है? सलाइवेरी एमिलेज। क्या होता है? सलाइवरी एमिलेज। और ये सलाइवरी एमिलेज करता है 3% कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च बोले, कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ देता है? ग्लूकोज में। किसमें तोड़ देता है? ग्लूकोज में। पूरा नहीं तोड़ पाता 100%, केवल 3% रहते हैं। कितना आप खुद सोचो, जब आप खाना खाते हो, कोई समोसा खाया आपने तो तुरंत ही आपने सॉलो कर लिया है ना, तो कितना देर वो मुंह में आप च्यू करते हो। इसलिए बोलते हैं कि बहुत देर तक च्यू करना चाहिए कोई भी चीज को, जिससे ज्यादा देर तक ये रहेगा तो ज्यादा एंजाइम जो है वो एक्ट करेंगे और ज्यादा वो डाइजेस्ट हो पाए। तो कितना परसेंट केवल डाइजेस्ट होता है? 3%। और जब 3% फूड कार्बोहाइड्रेट केवल डाइजेस्ट होता है, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं बोलस। बोलस मतलब क्या होता है? बोलस मतलब होता है कि जो हमारा फूड है एक गेंद जैसे बन जाता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत ही उसका कार्बोहाइड्रेट टूटा है ग्लूकोज में, बोलस। अब ये जो बोलस है, ठीक है, ये जो बोलस है इसमें अभी भी क्या चिपका हुआ है? सलाइवेरी एमिलेज। क्या चिपका हुआ है इसमें? अभी भी सलाइवरी एमिलेज। अब फूड पाइप का, या अगर हम बात करते हैं ईसोफेगस का, खुद का कोई भी एंजाइम नहीं होता है, तो ये सलाइवरी एमिलेज चिपका ही हुआ है। तो जब ये बोलस जो है फूड पाइप में जाता है, तब भी क्या होता है कि सलाइवरी एमिलेज इसको तोड़ता रहता है। कार्बोहाइड्रेट किसमें तोड़ता रहता है? ग्लूकोज में। स्टमक में भी कोई भी एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, स्टमक में भी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का कोई भी एंजाइम नहीं होता है। तो अगर हम बात करें कि फूड पाइप तक जब यहां पे तक आता है, तो यहां तक फूड पाइप तक आते आते 30% कार्बोहाइड्रेट जो है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है बच्चा, वो चेंज हो जाता है ग्लूकोज में। किसमें चेंज हो जाता है? ग्लूकोज में। अब हम स्टोमक की बात करें तो स्टोमक का जो पीएच होता है अराउंड 1.2 होता है, एसिडिक होता है। अब ये जो हमारा एंजाइम था, या कोई भी एंजाइम हो, सलाइवरी एमिलेज क्या है? एंजाइम है। इसका एक क्या होता है? पीएच होता है। क्या होता है इसका? एक पीएच, ठीक है, मतलब एक एनवायरमेंट होता है। अगर इसका आपका पीएच चेंज हो गया तो ये एमिलेज मर जाएगा, एंजाइम मर जाएगा। तो जैसे स्टोमक में गया, स्टोमक का पीएच कुछ और है, तो ये एंजाइम वहां खत्म। तो स्टमक में और कुछ नहीं होता। फिर बात करते हैं डियोडेनम में। तो डियोडेनम में क्या होता है? पैंक्रियाज जो है, जो पैंक्रियाज हैं, उसमें पैंक्रियाटिक जूस होता है। पैंक्रियाटिक जूस पैदा करते हैं पैंक्रियाज। क्या पैदा करते हैं? पैंक्रियाटिक जूस। और ये पैंक्रियाटिक जूस कहां जाता है? ये पैंक्रियाटिक जूस जाता है वही कॉइल ट्यूब में, जिसको क्या बोलते हैं? डियोडेनम। और ये पैंक्रियाटिक जूस में भी कोई एमिलेज प्रेजेंट होता है, और वो बाकी का 70% कार्बोहाइड्रेट को, बाकी के 70% कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ देता है? ग्लूकोज में तोड़ देता है। तो अल्टीमेटली 100% हमारा जो है ग्लूकोज है वो किस में टूट गया है? करेक्ट, ग्लूकोज में टूट गया। 100% हमारा कार्बोहाइड्रेट किसमें टूट गया है? ग्लूकोज में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही विलाई रहते हैं। क्या रहते हैं हमारे? विलाई रहते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ग्लूकोज को, ठीक है, और किस में देते हैं? ब्लड में, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब एंड सेंड इट टू ब्लड। तो ये तो है कि हमने कार्बोहाइड्रेट क्या किया? ट्रैक किया, या पाथवे बोल सकते हैं, पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे रिस्पायरेशन में ग्लूकोज का पाथवे अपन देखते हैं ना, कि ग्लूकोज कहां गया, पहले साइटोप्लाज्म में गया, फिर अगर ज्यादा ऑक्सीजन हुई तो माइटोकॉन्ड्रिया चला गया। तो अब हम पाथवे देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट कहां कहां से गुजरता है, उसका क्या क्या होता है। तो इन चारों को हमने अच्छी डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन का। तो प्रोटीन भी एक कॉम्प्लेक्स चीज है। तो सबसे पहले अगर बकल कैविटी की बात करते हैं, तो बकल कैविटी का कोई रोल नहीं होता है प्रोटीन के डाइजेशन में, क्योंकि कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं होता है बकल कैविटी में जो उसको तोड़े या सिंप्लीफाई करे। फूड पाइप में भी कुछ भी नहीं होता है। अब बात करते हैं स्टमक में। तो स्टमक में क्या होता है? स्टमक पैदा करता है गैस्ट्रिक जूस। क्या पैदा करता है? गैस्ट्रिक जूस।
इस गैस्ट्रिक जूस में क्या रहता है, पेप्सिन, क्या रहता है, पेप्सिन, और पेप्सिन रहता है और रहता है रेनिन, पेप्सिन रहता है और क्या रहता है, रेनिन। तो ये पेप्सिन और रेनिन को एक्टिवेट कौन करता है, एक्टिवेट बाय HCl। कौन एक्टिवेट करता है, HCl। स्टोमक में जो HCl प्रेजेंट होता है वो पेप्सिन रेनिन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। स्टोमक को HCl से कौन बचाता है, म्यूकस, म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम HCl, और म्यूकस क्या करता है, स्टोमक को HCl से प्रोटेक्ट करता है। अब ये जो पेप्सिन है वो काम क्या करता है, तो पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन जो होता है कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, किसमें कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड में, ठीक है। रेनिन क्या करता है, रेनिन एक्ट ऑन मिल्क प्रोटीन, रेनिन क्या करता है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। मिल्क का जो प्रोटीन होता है वो अलग होता है। एक और प्रोटीन होता है जिसको होते हैं केराटिन, केराटिन, केराटिन किसमें पाया जाता है, हेयर्स में पाया जाता है और किसमें पाया जाता है, नेल्स में। तो ऐसा कोई भी अभी तक एंजाइम नहीं बनाया जो केराटिन को डाइजेस्ट कर सके या तोड़ सके। तो अगर कोई किसी के पेट के अंदर बाल चले जाते हैं, नाखून चले जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो, वो वैसे ही पड़ा रहेगा। केराटिन को नो वन डाइजेस्ट, नो वन डाइजेस्ट, इट रिमेन एज इट इज। फिर से जैसे कि हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट एक बार में तो डाइजेस्ट होता नहीं है, कुछ सलाइवरी एमिलेज करता है और फिर कुछ पैंक्रियाटिक जूस करता है। उसी तरह स्टमक भी पूरा प्रोटीन को अमीनो एसिड में नहीं कन्वर्ट कर पाता है, कुछ ही उसका पार्ट कर पाता है। फिर हम बात करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की या ड्यूडेनम की बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, फिर से जो पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस है, उसमें पाया जाता है ट्रिप्सिन, क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिन, और क्या पाया जाता है, चाइमोट्रिप्सिन, चाइमोट्रिप्सिन। एक पाया जाता है ट्रिप्सिन और एक पाया जाता है चाइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और चाइमोट्रिप्सिन क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ब्रेक फर्दर प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। ये क्या करते हैं, बाकी के प्रोटीन को किसमें करते हैं, अमीनो एसिड में करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो पूरा अब प्रोटीन किसमें चेंज हो गया है, अमीनो एसिड में चेंज हो गया है। फिर से क्या आएगा, विलाई आएगा। विलाई क्या करेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब कर देगा और किसको दे देगा, ब्लड को दे देगा। सो आई होप आपको समझ में भी आया होगा कि प्रोटीन के साथ क्या क्या होता है, पाथवे ऑफ प्रोटीन। तो अब हमारा लास्ट है कि फैट का क्या होता है। तो फैट का क्या होता है, बकल कैविटी में कोई एंजाइम नहीं होता है जो फैट को क्या करें, डाइजेस्ट करें। उसी तरह स्टमक में भी कोई एंजाइम नहीं होता है जो फैट को डाइजेस्ट करे। अब लीवर की बात करते हैं, तो लीवर क्या करता है, सेक्रीट करता है, पैदा करता है या प्रोड्यूस करता है क्या, बाइल जूस। क्या पैदा करता है, बाइल जूस या बाइल सॉल्ट। और ये बाइल सॉल्ट या बाइल जूस कहां स्टोर होता है, स्टोर इन गॉल ब्लेडर। कहां स्टोर होता है, गॉल ब्लेडर, ठीक है। ये स्टोर होता है गॉल ब्लेडर में, और जैसे ही फूड आपका कहां पहुंचता है, ड्यूडेनम में, तो ये गॉल ब्लेडर बाइल जूस ड्यूडेनम में रिलीज हो जाता है। इसका काम क्या होता है बाइल जूस का, तो बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस जो आपका बाइल जूस है वो काम करता है, बाइल जूस डज वर्क ऑफ इमल्सिफिकेशन। क्या करता है, इमल्सिफिकेशन का काम करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या होते हैं, फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स को, फैट बिगर मॉलिक्यूल्स या लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना, मॉलिक्यूल को ब्रेक करना। क्या करना, ब्रेक करना। किसमें ब्रेक करना, स्मॉलर मॉलिक्यूल में। फैट बिगर मॉलिक्यूल चेंज इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। किसमें चेंज करना, स्मॉल मॉलिक्यूल। इससे फायदा क्या होगा, कि इससे फायदा ये होगा कि एंजाइम्स जो है ना उनको ज्यादा एरिया मिल जाएगा। जैसे आप मेरा हाथ देख रहे हैं, अभी एरिया ये है, अगर इसको ऐसे काट दिया जाए तो अब ये भी एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। तो अब ये वाला एरिया आ जाएगा, इसमें भी एंजाइम लग जाएगा, है ना, और प्रोसेस क्या हो जाएगी, फास्ट। तो हमारा जो लीवर है वो सेक्रेट करता है बाइल जूस,
बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और बाइल जूस क्या करता है, डज वर्क ऑफ इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, फैट के बिगर मॉलिक्यूल को ब्रेक करना स्मॉलर मॉलिक्यूल में। अभी भी डाइजेशन नहीं हुआ, केवल इमल्सिफिकेशन हुआ है, ठीक है। और चौथा हमारा क्या है, फिर से पैंक्रियाज है। मतलब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो पैंक्रियाटिक जूस कंटेन लाइपेज। क्या होता है, लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस का लाइपेज करता है डाइजेस्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये क्या करता है, लाइपेज जो होता है पैंक्रियाटिक जूस में, जो लाइपेज होता है वो फैट को किसमें ब्रेक कर देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और ये सिंपल मॉलिक्यूल है, फिर से विलाई इनको एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लड में दे देगा और हमारे सेल इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। सो आई होप आपको समझ में आएगा फैट का भी पाथवे। लास्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क। तो लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क क्या होता है, ये करता है एब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, लार्ज इंटेस्टाइन में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो कौन सी डिसीज होती है, डायरिया, ठीक है। डायरिया कौन सी डिसीज हो जाती है, डायरिया हो जाता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये काम होता है। और रेक्टम जो है वो क्या काम करता है, रेक्टम में करता है स्टोर एक्सक्रीटा या फीकल मटेरियल, एक्सक्रीटा और फीसल मटेरियल। और एनस क्या है, ओपनिंग है जिससे कि फीसल मटेरियल आउट होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद स्वप्निल। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में से। टॉपिक का नाम है हार्ट। वो थोड़ा साइन कर रहा होगा तो आपको हार्ट समझ में होगा, लिखा है, लेकिन वो क्या लिखा है, हार्ट लिखा है। तो हार्ट अगर हम देखते हैं तो जो हार्ट है, ठीक है, ऊपर से ब्रॉड होता है और नीचे से नैरो होता जाता है और थोड़ा लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड होता है, सिमेट्रिकल नहीं होता हार्ट। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, ऊपर से ब्रॉड, नीचे से क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है, और लेफ्ट की तरफ क्या है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है। अब हार्ट में 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे इनके एब्रीविएशन मैंने लिखे हैं। जैसे पहला कंपार्टमेंट ये होता है, इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल, फिर होता है राइट वेंट्रिकल आरवी, फिर क्या होता है लेफ्ट ऑरिकल ये वाला, और ये हो कहता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो आई होप आपको ये आ गए होंगे। फिर से रिपीट करते हैं, पहला क्या होता है, करेक्ट, राइट ऑरिकल, सेकेंड राइट वेंट्रिकल, थर्ड लेफ्ट ऑरिकल और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये 4 कंपार्टमेंट हो गए। 4 कंपार्टमेंट के बाद अब इसमें कंपार्टमेंट के बाद हम देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें हैं। एक ये फ्लैप टाइप स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। और यहाँ जो फ्लैप टाइप स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं, क्या लिखा है, बाइकस्पिड वॉल। यहाँ की वॉल सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पे एसवीसी और आईवीसी दिख रहे हैं, तो एसवीसी होता है सुपीरियर वेना कावा और आईवीसी होता है इंफीरियर वेना कावा। आप लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और ये जो बीच में है इसको क्या बोलते हैं, जो सेपरेट कर रहा है राइट ऑरिकल को लेफ्ट ऑरिकल से, इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। तो बेसिकली इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एक ये जो आ रहा है वेसल जो ला रहा है, ब्लड ला रहा है लेफ्ट ऑरिकल में, उसको क्या बोला है, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैंने अलग से बनाया है, फिर से वही हार्ट बनाया है। और फिर एक और चीज़ मैंने एक निकाला है, ब्लड वेसल निकाला है। कहाँ से निकाला है, राइट वेंट्रिकल से निकाला है, और उसको क्या बोला है, पल्मोनरी वेन। और फिर एक और वेसल मैंने निकाला है, कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकाला है, उसको क्या बोलना है, ऑरोटा। क्या बोलना है, ऑरोटा, ठीक है। तो एक तो डायग्राम आपको एकदम होना चाहिए, जैसे मैंने बनाया है, डायग्राम बनाने को भी आ सकता है, ठीक है। और एक तो लेबलिंग, तो लेबलिंग कर लेते हैं
तो पहले राइट ऑरिकल फर्स्ट, सेकेंड राइट वेंट्रिकल, थर्ड लेफ्ट ऑरिकल, फोर्थ लेफ्ट वेंट्रिकल, फिफ्थ ट्राइकस्पिड वॉल, सिक्स्थ बाइकस्पिड वॉल, सेवेंथ सेप्टम, एट थिकेस्ट वॉल, 9 इंफीरियर वेना कावा, 10 सुपीरियर वेना कावा। 10 क्या हो गया? सुपीरियर वेना कावा। 11 पल्मोनरी वेन्स, और ये पल्मोनरी आर्टरी होगी बेटा, मुझसे ये गलती हो गई, पल्मोनरी आर्टरी। 12 पल्मोनरी आर्टरी, और 13 और अरोटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अरोटा। तो ये 13 नोमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए विद डायग्राम। अब देखते हैं ये जो ऑरिकल है वो वेंट्रिकल है, इनका काम क्या होता है। तो बच्चा जो ऑरिकल होता है केवल उसका काम क्या होता है? कलेक्ट ब्लड। केवल उसका काम होता है कलेक्शन, लेना, ब्लड को लेना। 2 ऑरिकल है, एक तो राइट एक तो लेफ्ट। अब हार्ट में उल्टा होता है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है तो वो कहाँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कहाँ दिखा रहा है? राइट ऑरिकल, और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या हो रहा है? राइट, मेरा लेफ्ट दिखा रहा है और मेरा लेफ्ट हैंड कहाँ दिखा रहा है? राइट में। तो हार्ट में थोड़ा उल्टा चलता है नोमेनक्लेचर। अब तो राइट ऑरिकल का काम होता है कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बॉडी से कलेक्ट करता है। कौन कलेक्ट करता है? राइट ऑरिकल कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लाता है? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। हमारी बॉडी में हार्ट के ऊपर कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं, हार्ट के नीचे, तो हार्ट के ऊपर वाले बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है वो कौन लाता है? सुपीरियर वेना कावा। और जो हार्ट के नीचे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है वो लाता है इंफीरियर वेना कावा। और ये किनको ब्लड देते हैं? राइट ऑरिकल को ब्लड दे देते हैं। फिर लेफ्ट ऑरिकल की बात करें तो लेफ्ट ऑरिकल क्या करता है? कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से कलेक्ट करता है। तो पहले थोड़ा मैकेनिज्म समझ लें कि होगा क्या। तो होने क्या वाला है कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आएगा तो राइट ऑरिकल से ब्लड चला जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल काम ही होता है कि वेंट्रिकल क्या करता है? पंप करता है ब्लड को। ठीक है, वेंट्रिकल क्या करता है? पंप करता है ब्लड को। जब वेंट्रिकल पंप करेगा ब्लड को, वेंट्रिकल क्या करेगा? हमारा ब्लड को पंप करेगा, तो ये जो ब्लड है तो ये हमारा ये ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएगा। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएगा? क्लोज। क्योंकि अगर क्लोज नहीं होगा तो जब ये पंप करेगा तो कुछ ब्लड तो वहां चले जाएगा ऊपर। तो जब ये पंप करेगा तो पूरा ब्लड, देखो ये आपको दिख रहा है ना पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाता है? लंग्स में। कहाँ चला जाता है? लंग्स में चला जाता है। ठीक है, तो ये राइट वेंट्रिकल क्या करता है? पंप करता है। जब पंप करता है तो हमारा बच्चा ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाता है और ये पूरा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स। लंग्स में क्या होता है? CO2 निकल जाता है ब्लड से, ऑक्सीजन आ जाता है और हमारा ब्लड क्या बन जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में लाता है कौन? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन वापस हार्ट में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। ठीक है, कहाँ लाता है? लेफ्ट ऑरिकल में। तो देखो लिखा है ना, लेफ्ट ऑरिकल कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। फिर से वही होगा, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल काम क्या है? फिर से वो पंप करेगा, फिर से वो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर से ये वॉल्व बंद हो जाएगा। ये वॉल्व क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व। तो बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएगा, और जब बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएगा आपका, तो जगह इसके लिए ये दिया गया, ये वाली वेसल से, इस वेसल को बोलते हैं ओरोटा। तो ओरोटा के थ्रू क्या हो जाएगा? हार्ट के बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्ट के बाहर। तो इसको एक बार मैं लिखवा देता हूं आपको, ठीक है, कि क्या हुआ पूरी वर्किंग। ठीक है, देखिए मैंने लिख दिया है क्या वर्किंग होती है, कैसे आता है, तो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। क्या लिखा है? राइट ऑरिकल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम SVC एंड IVC। जो हमारा राइट ऑरिकल है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से मिलता है? सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से। फिर यही ब्लड कहाँ चला जाता है? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल क्या करता है? उसका काम ही है पंप करना ब्लड का। तो राइट वेंट्रिकल क्या करता है? ब्लड को पंप। जैसे ब्लड को वो पंप करता है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाता है, जिससे ब्लड ऊपर ना जा सके फिर से ऑरिकल के पास। अब उसके पास एक ही रास्ता है, वो रास्ता कौन दे रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी उसको रास्ता देता है, कहाँ तक का देता है? लंग्स तक का देता है। तो वही लिखा है ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज
एंड ब्लड गोज टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन में क्या होता है, जो ब्लड में CO2 था वो निकल जाता है और ब्लड में ऑक्सीजन आ जाता है। जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन आ जाता है तो वो ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कलेक्ट करता है, अब तो कलेक्शन का काम किसका होता है, करेक्ट, ऑरिकल का। तो अब ये कौन कलेक्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट ऑरिकल। तो लेफ्ट ऑरिकल तक ये ब्लड आता है, किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। वही लिखा है टेक प्लेस एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इनटू द हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन। फिर क्या होता है कि जो लेफ्ट ऑरिकल होता है वो तो रिसीव कर लेता है और फिर ये लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को ये ब्लड देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर से वेंट्रिकल काम क्या होता है, पंप करना। तो वेंट्रिकल जैसे ही पंप करता है, अब सेकंड वॉल्व क्लोज हो जाएगा। उस सेकंड वॉल्व का नाम है बाइकस्पिड वॉल्व, वो क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही वो क्लोज होगा फिर से रास्ता उसको बाहर के लिए कौन देगा, ऑरोटा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरोटा के थ्रू हार्ट के बाहर निकल जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे डबल सर्कुलेशन की बात करेंगे। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो क्या लिखा है, ब्लड इंटर 2 टाइम्स। पहला बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करता है हार्ट में और दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो इन्हें कि सभी में डबल सर्कुलेशन होता है। फिशेस वगैरह में, मछलियों में सिंगल सर्कुलेशन होता है। ब्लड एक ही बार हार्ट में इंटर करता है, लेकिन हम जानते हैं हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड इंटर करता है। एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाता है, वेना कावा लाता है, तो एक बार ये एंट्री हुई ब्लड की। और एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाता है, पल्मोनरी वेन लाता है। तो 2 बार ब्लड ने हार्ट पे इंटर किया, इसलिए होता है डबल सर्कुलेशन। फिर आप देख रहे हैं हार्ट से कुछ जा रहे हैं, वेसल्स जा रहे हैं, इनका काम क्या है। तो अभी हमने लास्ट अभी देखा था कि ऑरोटा क्या करता है, हार्ट के बाहर ब्लड को छोड़ देता है। अब वहां से क्या, तो ऑरोटा अपना ब्लड किसको दे देता है, आर्टरी को। किसको दे देता है ब्लड, अपना आर्टरी को। तो ऑरोटा ने अपना ब्लड दे दिया आर्टरी को। अब आर्टरी क्या होता है, देखो क्या लिखा है, आर्टरी क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। आर्टरी क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, थिक होती है। थिक क्यों होती है, क्योंकि वेंट्रिकल ने पंप किया है, जब ब्लड पंप किया है तो बहुत ज्यादा प्रेशर है। अगर आर्टरी थिक नहीं होगी, थिन होगी, तो आर्टरी तो फट जाएगी। तो इसलिए आर्टरी क्या होती है, थिक होती है। वॉल्व की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेशर से जा रहा है ब्लड, तो वापस तो आएगा नहीं। अब जो कैपिलरी है, यहाँ बीच में कैपिलरी है, कैपिलरी क्या होती है, आर्टरी की ही ब्रांचेस होती हैं और बहुत ज्यादा थिन होती है कैपिलरी। कैपिलरी क्या होती है, जो हमारी कैपिलरी होती है, कैपिलरी वो क्या होती है, थिन होती है। और क्या होती है, ब्रांच ऑफ आर्टरी होती है, ब्रांच ऑफ आर्टरी। आर्टरी की ही ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, कैपिलरी। वो बहुत थिन होती है, इतनी थिन होती है कि अब कैपिलरी और टिश्यू के बीच में क्या आपको दिख रहा है, लिम्फ। लिम्फ के बारे में क्या लिखा है, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट इज अ फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन टिश्यू एंड कैपिलरी। लिम्फ क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। लिम्फ बनता किसका है, लिम्फ बनता है ब्लड का ही बनता है। ब्लड माइनस प्लाज्मा माइनस आरबीसी। ब्लड में से प्लाज्मा और आरबीसी आप हटा दो तो क्या बन जाएगा, लिम्फ बन जाएगा। कहां मौजूद होता है, कैपिलरी और टिश्यू के बीच में होता है। क्या काम करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। कैसे करता है, कैपिलरी जैसे कि बहुत ज्यादा थिन है, तो यहां से थिन से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पहुंच जाता है, टिश्यू में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, टिश्यू में। टिश्यू क्या करते हैं, हम जानते हैं टिश्यू काम क्या होता है। टिश्यू में पहले से क्या मौजूद है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज को जब ये ऑक्सीजन मिल जाती है ब्लड के थ्रू, तो क्या हो जाता है, एनर्जी मिल जाती है। और क्या निकालता है, CO2 निकालता है। ठीक है, तो जो CO2 है उसने निकाला, हमारे टिश्यू ने CO2 निकाला। कि ये सब कहाँ हुआ, टिश्यू लेवल पे हुआ। टिश्यू मतलब ये रिस्पायरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिस्पिरेशन हो रहा है। तो जब ये रिस्पिरेशन हमारा हुआ तो CO2 निकला, तो ऑक्सीजन टिश्यू तक कौन पहुंचाया, लिम्फ। और फिर जो CO2 पैदा हुआ वो वापस किसको, वेन को किसने दिया, लिम्फ ने दिया। तो इसलिए लिम्फ क्या करता है, हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो फिर से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला गया, वेन में चला गया। ठीक है, वेन ने किसको दे दिया, वेना कावा को दे दिया। और वेना कावा ने फिर से किसको दे दिया, हार्ट को दे दिया। ठीक है, तो फिर जब हार्ट में गया तो हमने सीखा था, हार्ट में ऑर्गन ने कलेक्ट किया, ऑर्गन ने कलेक्ट किया तो कहां गया, राइट वेंट्रिकल में। क्या, राइट वेंट्रिकल ने पंप किया, ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो गया, तो ये ब्लड कहां गया, पल्मोनरी आर्टरी। तो आपको पल्मोनरी आर्टरी दिख रहा है। फिर से पल्मोनरी आर्टरी के फिर ब्रांचिंग हुई तो क्या बना, कैपिलरी। अब ये कैपिलरी किससे एसोसिएटेड है, लंग्स से, क्योंकि यहीं से ब्लड कहां जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या होगा, फिर से डिफ्यूजन होगा।
डिफ्यूजन होगा तो फिर से ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको मिल जाएगा, पल्मोनरी वेन को। फिर पल्मोनरी वेन से फिर से ब्लड कहाँ इंटर करेगा, हार्ट में। कौन लेगा, कौन रिसीव करेगा, करेक्ट, लेफ्ट ऑरिकल। और फिर लेफ्ट ऑरिकल किसको देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को। लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पंप करेगा, तो हमारा बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएगा और उसको बाहर कौन निकालेगा, ऑर्टो। और यही साइकिल चलती रहेगी। थैंक यू सो मच and I hope you understand this topic well. Please subscribe my channel. Thank you so much. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल। और जैसा आप देख रहे हैं आज हमारा आखिरी टॉपिक है लाइफ प्रोसेस में, वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में आप जैसे डायग्राम देख रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, ट्रैकिया, या जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप। ठीक है, ये हमारा है विंड पाइप। अब विंड पाइप जो होता है, ट्रैकिया होता है, देखो वो डिवाइड हो रहा है, इसकी ब्रांचिंग हो रही है। तो जो पहली ब्रांचिंग होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई या प्राइमरी ब्रोंकस। फिर जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो इंटर कर रही है ट्रायंगुलर टाइप स्ट्रक्चर में। इन ट्रायंगुलर टाइप स्ट्रक्चर को बोलते हैं लंग्स। क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। तो एक राइट लंग हो गया और लेफ्ट लंग हो गया। देखा गया है कि जो लंग्स है इनमें जो होता है, जो राइट लंग होता है वो बहुत बड़ा होता है और हैवी होता है कंपेरिजन टू द लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग में एक नोच पाया जाता है, गड्ढा टाइप का पाया जाता है, उसको बोलते हैं कार्डियक नोच, जहां पे हमारा हार्ट आता है। यहाँ पे क्या आएगा, कार्डियक नोच में हमारा हार्ट। जस्ट लंग के नीचे हमारा जो रहता है वो डायफ्राम रहता है। एक डोम टाइप स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ये डोम टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे अपन देखते हैं मंदिरों में देखते हैं डोम टाइप स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम। फिर हम देखते हैं कि ये लोब्स होते हैं। हमारा जो लंग्स होता है वो डिवाइडेड होता है। हमारा जो राइट लंग्स होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको 3 लोब बोलते हैं। और जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट और सेकंड। अब प्राइमरी ब्रोंकाई की भी ब्रांचिंग होती है, तो इनकी जो ब्रांचिंग हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी ब्रोंकस। तो सेकेंडरी ब्रोंकस हमारा क्या हो गया, फिफ्थ लेबलिंग हो गई। फिर सेकेंडरी ब्रोंकस की फर्दर ब्रांचिंग हो रही है, उसको क्या बोल रहे हैं, टर्सरी ब्रोंकी। क्या बोल रहे हैं, टर्सरी ब्रोंकी। फिर टर्सरी ब्रोंकी की भी ब्रांचिंग होती है और लास्ट में हमें ये सैक टाइप स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एल्वियोलस, गुब्बारे टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एल्वियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वियोलस बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, हम एल्वियोलस बोलते हैं। तो ये 7 आपको नॉर्मल ये नाम आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करें ट्रैकिया। ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकी, प्राइमरी ब्रोंकी से देखिए यहाँ भी 1 लिख दिया, मैंने वहां भी 1 लिख दिया, तो ये क्या होगा 2 प्राइमरी ब्रोंकी। और फिर थर्ड क्या है, लंग्स। फोर्थ क्या है, डायफ्राम। फिफ्थ क्या है हमारा बच्चों, सेकेंडरी ब्रोंकस। फिर क्या है, टर्सरी ब्रोंकस। और लास्ट हमारा क्या है, एल्वियोलस। ठीक है, तो मेन यही पार्ट होते हैं। अब होता क्या है कि ब्रीथिंग मैकेनिज्म समझते हैं, कैसा ब्रीथ होता है। ब्रीथिंग मैकेनिज्म में 2 चीज होती है, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, इसको समझते हैं पहले। हमारा जो डायफ्राम होता है वैसा कर्व टाइप का होता है। ठीक है, डोम शेप का होता है। देखिए आप ये कर्व आपको दिख रहा होगा, डोम शेप का होता है। जब इससे अटैच मसल्स रहती हैं, इससे अटैच क्या होती हैं, मसल्स होती हैं। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो ये हमारे डायफ्राम में फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लैट। इसके फ्लैट होने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है। और हम जानते हैं जैसे ही प्रेशर कम होता है तो एयर वहां जाना पसंद करती है जहां प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर कहाँ कम हुआ, लंग्स में कम हुआ, तो एयर बाहर से अंदर आ जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, इनहेलेशन। तो डायफ्राम के फ्लैट होने से वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ और हवा आपके अंदर आई, इसको क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। ठीक है, अब मान लो जो हवा अंदर आपके आई है, ठीक है, ठीक है, अंदर आ गई। अब फिर क्या होता है, डायफ्राम अपने आप फिर से क्या होता है, अपने नॉर्मल साइज में जाता है। जब अपने नॉर्मल साइज में जाएगा, डायफ्राम जाएगा नॉर्मल साइज में जाएगा, तो फिर से क्या होगा, पहले के मुकाबले वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो लंग से एयर बाहर निकल जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, एक्सहेलेशन। क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। अब जो भी एयर आ रही है वो ऐसे नहीं आ सकती धूल मिट्टी वाली या कोई भी टेम्परेचर वाली, कितने भी मॉइस्चर वाली नहीं हो सकती। जैसे गाड़ी में फिल्टर्स लगे होते हैं, तो जो गाड़ी के इंजन में जो एयर जाती है वो एकदम प्योर जाती है। तो उसी तरह जो एयर लंग्स में जाती है वो भी प्योर जाती है। उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, एक मॉइस्चर होता है। ठीक है, और उसको कंडीशनिंग का काम
कौन करता है? नेसल चैम्बर, जो हमारे नाक है उसका जो 2 छेद होते हैं उसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं, और फिर जो पैसेज होता है वो होता है नेसल चैम्बर। उस नेसल चैम्बर में म्यूकस होता है, सीलिया होता है, और वो क्या करता है? एयर की कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग मतलब एकदम एयर को डस्ट फ्री कर देगा, प्रॉपर टेम्परेचर दे देगा, प्रॉपर मॉइस्चर दे देगा, और वो प्योर एयर हमारी लंग्स में आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं नो स्मोकिंग और टोबैको। क्या होता है? हमारे ट्रैकिया में भी क्या होता है? सीलिया पाया जाता है, और वो सीलिया क्या करता है कि कैंसर सेल को खत्म कर देता है। लेकिन स्मोकिंग करने से, स्मोकिंग के धुएं से या उस टैबैको से क्या होता है कि सीलिया ही डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जब सीलिया ही डिस्ट्रॉय हो गया तो कैंसर सेल को कौन मारेगा? तो क्या खतरा हो जाता है? कैंसर का खतरा हो जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और फिर लास्ट हमारा पॉइंट है एल्वियोलस। एल्वियोली की अगर बात करें तो ये बैलून टाइप का स्ट्रक्चर होता है। मान लेते हैं हमारे एल्वियोली में CO2 है और ब्लड वेसल में हमारे क्या ऑक्सीजन है, तो यहां सिंपल सा प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का। ऑक्सीजन वहां चली जाएगी जहां पे वो नहीं है, मतलब एल्वियोली में, और CO2 वहां चला जाएगा जहां पे वो नहीं है, मतलब ब्लड वेसल में। तो ऐसे क्या हो जाता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है। एल्वियोली से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि एल्वियोली क्या होता है? ज्यादा सरफेस एरिया देता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। जो ग्लूकोज हमें डाइजेशन के दौरान मिला था, मैंने इसमें एक वीडियो बनाया डाइजेशन पे, आप वो देख सकते हैं। वो ग्लूकोज का क्या होगा? तो ग्लूकोज एक क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। हम सब जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, तो 6 कार्बन आती हैं। अब जो ग्लूकोज है ये सेल की बात कर रहे हैं अपन, जो चल रहा है वो सेलुलर रिस्पायरेशन चल रहा है, सेलुलर रिस्पायरेशन चल रहा है, सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, सेल में। तो जो ग्लूकोज है वो कहां? वो साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पायरुवेट में। साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ही वो हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज पायरुवेट में। पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। और जब ये रिएक्शन होता है तो कितनी एनर्जी निकलती है बच्चों? 2 ATP एनर्जी निकलती है। अब क्या होगा पायरुवेट के बाद? तो डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑक्सीजन कैसी है। अगर एक ओपन एरिया है तो ऑक्सीजन बहुत होगी, और अगर एक क्लोज्ड एरिया है या कंटेनर बंद है तो क्या होगा? ऑक्सीजन कम होगी। तो अगर ऑक्सीजन पर्याप्त है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो यही जो हमारा पायरुवेट है वो साइटोप्लाज्म से कहां चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वो टूटता है CO2 H2O एनर्जी में, और कितनी ATP देता है? 36। मतलब उसको अगर ऑक्सीजन मिल गई, अच्छी खासी ऑक्सीजन मिल गई, तो हमें जो एनर्जी मिलेगी एक ग्लूकोज के द्वारा वो कितनी मिलेगी? 38। 36 इससे और 2 इससे 38 ATP। लेकिन मान लेते हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में मान लो आप डंबल्स उठा रहे हो, ठीक है, तो आपको एनर्जी चाहिए ज्यादा। जब आपको एनर्जी चाहिए ज्यादा तो आपको ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए, लेकिन आपकी सराउंडिंग में उतनी ही ऑक्सीजन है, वो बड़ी थोड़ी है। तो क्या होगा? आपकी रिक्वायरमेंट एनर्जी की बढ़ गई। उस रिक्वायरमेंट एनर्जी के साथ जो ऑक्सीजन अवेलेबल है सराउंडिंग में वो मैच नहीं कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन क्या है? कम है। तो जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो मसल सेल में पायरुवेट क्या हो जाएगा? टूट जाएगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। और ये लैक्टिक एसिड हमें क्या देगा? क्रैम्प्स। नहीं बोलते क्रैम्प आ गया है, अब चला नहीं जा रहा है, या कुछ अब उठाया नहीं जा रहा है, क्रैम्प्स आ गया। और क्रैम्प्स को अगर सोल्यूशन जो देखा क्रैम्प्स का क्या है? क्रैम्प का सोल्यूशन है कि सिकाई कर लो, आप गर्म पानी से उस एरिया की सिकाई कर लो। जब आप सिकाई करोगे तो क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा उस एरिया में, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगी, और ऑक्सीजन जो डेफिशिएंट थी वो क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी, और हमारे क्रैम्प्स क्या हो जाएंगे? क्रैम्प्स क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। हमारे क्रैम्प्स क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इनमें कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन अच्छी खासी, तो इसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक क्या बोलते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन। इसको बोला जाता है बच्चों एरोबिक रिस्पायरेशन। और जब ऑक्सीजन थोड़ी कमी होती तो क्या बोलते हैं?
एनएरोबिक रिस्पायरेशन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन क्या बोला जाता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि आप ईस्ट में क्या होगा, ईस्ट सेल में क्या होगा कि ईस्ट सेल में अगर ऑक्सीजन कम है, ईस्ट सेल में क्या होता है कि आप ग्रेप्स लेते हो, ग्रेप्स को आपने बहुत से कचर दिया, उसको इसमें और उसको इसमें कचरने के बाद आपने उसको एक कंटेनर में बंद कर दिया और कंटेनर का ढक्कन लगा दिया, तो आपने ऑक्सीजन सप्लाई क्या कर दी, लिमिटेड, और उसमें ईस्ट डाल दिया, तो क्या होगा, जो आपका सुगरी पार्ट है वो पहले पायरुवेट में टूटेगा साइटोप्लाज्म में, और फिर क्या होगा, वही पायरुवेट किसमें टूट जाएगा, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी में, और यही इथेनॉल क्या होती है, शराब होती है। ठीक है, लिक्विड होती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, जब ईस्ट सेल के अंदर पायरुवेट इथेनॉल में टूटे तो उसको क्या बोलते हैं हम, फर्मेंटेशन। तो सीखने की बात क्या है, सबसे पहले एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, तो ये है एरोबिक। सेकंड बात क्या है, एनएरोबिक क्या होता है, तो ये है। और थर्ड क्या है, फर्मेंटेशन क्या होता है, वो ये। और चौथा कि अगर एक चार्ट बनाने को आए तो चार्ट कैसा आएगा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, कीप लाइक माय वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल, और जैसे कि आप देख रहे हैं आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में आप देख रहे हैं कि क्या बना है, नेफ्रॉन बना है। नेफ्रॉन होता क्या है, पूरी किडनी हमारी जिससे बनी होती है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन यूनिट होता है किडनी का, फंक्शनल यूनिट होता है। इसका काम क्या होता है नेफ्रॉन का, ब्लड में से यूरिया को निकाल देना। यूरिया एक बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस है, अगर हमारी बॉडी में रह जाएगा तो डेथ हो जाएगी, तो इसलिए ये जो नेफ्रॉन है वो यूरिया को निकाल देता है ब्लड में से। अभी पूरे नेफ्रॉन में क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसे काम करता है, एक एक करके अपन सीखते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं तो इसमें आपको इलाबोरेट डायग्राम दिख रहा है, थोड़ा सा इजी दिख रहा है, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको दिख रहा होगा एफरेंट एट्रियोल। तो एफरेंट एट्रियोल जो होता है, एफरेंट एट्रियोल का जो काम होता है वो देखिए आपको मोटी पाइप दिख रही है, इससे क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। इस ब्लड में क्या है, यूरिया भी है, प्रोटीन भी है, ग्लूकोज भी है, सॉल्ट वगैरह है। आपके मन में सवाल होगा कि सर ये सब आ कैसे गए, ग्लूकोज प्रोटीन वगैरह, ये तो विलाई तो एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन विलाई पूरी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, कुछ प्रोटीन ग्लूकोज आयंस वगैरह रह जाते हैं, तो वो ब्लड के साथ यहाँ पे रहते हैं, प्लस यूरिया रहता है। फिर आपको दिख रही होगी जो पाइप जा रही है बाहर तरफ जा रही है, पाइप जा रही है बाहर तरफ जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, इफरेंट एट्रियोल। वो पतली है। ये पतले मोटेपन से क्या होता है कि प्रेशर क्रिएट होता है। जब प्रेशर क्रिएट होता है तो ब्लड से जो आपका यूरिया है, ब्लड से आपका जो यूरिया है, आपका ग्लूकोज है, आपका वाटर है, आपका सोडियम पोटेशियम आयन है, ये आपका फिल्टर हो जाता है। ठीक है, इस प्रेशर के कारण ये सब फिल्टर हो जाता है। फिल्टर क्या नहीं हो पाता है, प्रोटीन, जो कि इफ्रेन एट्रियोल से बाहर निकल जाता है, क्योंकि प्रोटीन के बिगर मॉलिक्यूल होते हैं, वो फिल्टर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, 3 मेन प्रोसेसेस होती हैं नेफ्रॉन की, 3 मेन प्रोसेसेस होती हैं नेफ्रॉन की। पहला होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन वही चीज है कि प्रेशर के द्वारा क्या हो रहा है, जो ब्लड में से है वो यूरिया, ग्लूकोज, वाटर, सोडियम, पोटेशियम आयन फिल्टर हो रहे हैं, और बाकी जो प्रोटीन है, बिगर मॉलिक्यूल्स हैं, वो इफ्रेन एट्रियोल के द्वारा वापस जा रहे हैं। फिर आपको क्या दिख रहा है, पीसीटी क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर आपको दिख रहा है एक लूप टाइप का दिख रहा है, लूप ऑफ हेनली, और क्या दिख रहा है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट दिख रहा है। ठीक है, और एक डॉट बना है, और कॉर्टेक्स। क्या होता है, हमारी जो किडनी है उसके 2 सेक्शन होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। जो हमारा ये कप टाइप का स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बोमस कैप्सूल, और ये जो कैपिलरी है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये क्या रहता है, हमारा कॉर्टेक्स पार्ट में रहता है, और बाकी लूप ऑफ हेनली कहाँ हमारा रहता है, मेडुला पार्ट में रहता है किडनी के। अब बात आती है रीएब्जॉर्प्शन की। तो रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि हमारा ग्लूकोज, वाटर, सोडियम
पोटेशियम आयन क्या हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। जो ये ट्यूब्यूल्स हैं, पीसीटी डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट हैं, लूप ऑफ हैनली है, ये करती हैं वाटर ग्लूकोज सोडियम पोटेशियम आयन क्या लेती है, रीएब्जॉर्ब करती है। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बॉडी से ये इंपॉर्टेंट चीज निकले, ठीक है। हम केवल चाहते हैं कि यूरिया निकले। तो अब हमारा केवल क्या बचा है, यूरिया, ठीक है। लेकिन फिर जब यूरिया बचा है तो ये थर्ड स्टेप क्यों आ रहा होगा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सेक्रीशन। इसका मतलब क्या सेक्रीशन की? तो जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो तब फिर भी कुछ ना कुछ यूरिया क्या होता है, इफ्रेन एट्रोल के साथ ही निकल जाता है, प्रोटीन के साथ। यूरिया पूरा फिल्टर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो बचा हुआ यूरिया और जो भी अनवांटेड वेस्टेज सब्सटेंस है वो वापस कलेक्टिंग डक्ट तक आ जाते हैं, इसको बोलते हैं सिक्रीशन, ठीक है। तो रिमेनिंग यूरिया एंड अदर वेस्ट मटेरियल फिर से क्या हो जाते हैं, सेक्रीट हो जाते हैं। अब हमें इनको नहीं चाहिए तो यही क्या हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे। अब कैसे ये इजेक्ट होते हैं वो अपन को समझना है। तो बेसिकली नेफ्रॉन क्या क्या आते हैं, मेन चीज में कर देता हूं, बोमेन कैप्सूल, फिर क्या रहता है, ग्लोमेरुलस जो कैपिलरी होता है, कप से टाइप का क्या होता है, बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। 3 मेन प्रोसेस होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिससे ब्लड से यूरिया ग्लूकोज वाटर सोडियम पोटेशियम आयन आगे जाता है और जो बच जाता है वो क्या बचाता है, प्रोटीन। फिर रीएब्जॉर्प्शन, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, हम नहीं चाहते ये इजेक्ट हो तो ये रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं ट्यूब्यूल्स हमारे, पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। और फिर सेक्रीशन क्या होता है, पूरा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से यूरिया नहीं छन जाता है, थोड़ा बहुत यूरिया बच जाता है और अदर वेस्ट सब्सटेंस बच जाते हैं, वो वापस आ जाते हैं, ठीक है, इजेक्ट होने के लिए। इसको बोलते हैं सेक्रीशन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट अपन करते हैं। तो आप सामने देख रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया है। तो किडनी हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। किडनी किससे बनी होती है, नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन क्या निकाल रहा है, यूरिया और अदर वेस्ट सब्सटेंस। तो यूरेटर से क्या होते हुए जा रहा है, यूरेटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यूरिया एंड अदर वेस्ट सब्सटेंस टू यूरिनरी ब्लैडर। कहां ट्रांसफर कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर को ट्रांसफर कर रहा है हमारा यूरेटर, एक ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन काम कर रहा है। किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है, क्या करती है, फिल्टर यूरिया एंड वेस्ट सब्सटेंस क्या करती है, यूरिया एंड वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड से करती है किडनी हमारी यूरिया और वेस्ट सब्सटेंस फिल्टर करती है। क्यों करती है, क्योंकि ये पॉइजनस होते हैं। यूरिन ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करता है, क्या करता है, स्टोर करता है। और जब ज्यादा देर तक स्टोर होता है तो प्रेशर बनता है, और प्रेशर बनता है तो अर्ज होती है पी करने की, ठीक है, उसको निकालने की। तो किस से निकलता है, यूरेथर। तो ये क्या है, ओपनिंग है, ये क्या है, ओपनिंग, ठीक है, फॉर इजेक्शन, ठीक है, निकालने के लिए क्या है, ओपनिंग है, ठीक है। तो इसमें मेन चीज क्या है, किडनी हो गई, हमारा यूरेटर हो गया, फिर क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और ये क्या हो गया, यूरेथ्रा हो गया। ये 4 कंपोनेंट हमारे मेन होते हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा क्या करते हैं, बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड कीप लाइकिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।